नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने पहुंचेंगे कमलनाथ और करेंगे उपचुनाव का शंखनाद। ग्वालियर में होगा कांग्रेस का जबरदस्त मेगा शो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में लोगों में बांटा जानवरों के खाने लायक चावल, जिसके बाद कमलनाथ ने इसको आपराधिक कृत्य बताया है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में खुली प्रधानमंत्री की बड़ी योजना की पोल और नदी में बहते मिले पीएम जनधन योजना के हजारों एटीएम कार्ड। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार उपचुनाव के नतीजों के बाद पलट जाएगी, हाँ या ना। में अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सिंधिया के गढ़ से कमलनाथ करेंगे उपचुनाव का शंखनाद। ग्वालियर में होगा कांग्रेस का मेगा शो। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने सिंधिया के गढ़ में मेगा सदस्यता अभियान चलाकर अपनी ताकत दिखाई, तो अब कांग्रेस भी यहां अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। उपचुनाव की चौखट पर खड़े प्रदेश में कांग्रेस भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआती इसी ग्वालियर चंबल से करने के लिए तैयार है। पार्टी पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ का यहाँ मेगा शो करने जा रही है। सिंधिया शिवराज के अगस्त में ग्वालियर में हुए शो के जवाब में अब कमलनाथ का यहाँ मेगा शो होगा। बीजेपी ने 3 दिन तक ग्वालियर चंबल इलाके के लिए ग्वालियर में मेगा शो किया था। इस दौरान दावा किया गया था कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। हालांकि उसके दावे का कांग्रेस ने मखौल उड़ाया कि बीजेपी उन कार्यकर्ताओं के नाम तो बताएं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी है। इस इलाके में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब कमलनाथ भी सिंधिया के गढ़ से उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में कमलनाथ के ग्वालियर दौरे की तैयारी कर रही है। इसमें पार्टी उपचुनाव का शंखनाद करेगी। कमलनाथ के दौरे को अगस्त में हुए शिवराज और सिंधिया के शो का जवाब माना जा रहा है। कमलनाथ के दौरे को हर स्तर पर सफल बनाने की तैयारी है। इसके लिए ग्वालियर से लेकर भोपाल तक कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी जिला, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करेगी। पार्टी ने इस दौरान सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। फिलहाल उसका फोकस ग्वालियर चंबल के उन नेताओं कार्यकर्ताओं पर है जो बीजेपी से असंतुष्ट चल रहे हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में उन लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जा सकती है। कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा से मिली जानकारी के मुताबिक कमलनाथ का दौरा कार्यक्रम तैयार हो रहा है। 10 से 12 तारीख के बीच वो ग्वालियर में एक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश लोगों में बांटा जानवरों के खाने लायक चावल, कमलनाथ ने बताया आपराधिक कृत्य। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में घोड़ों और मवेशियों के खाने लायक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों में बांटे जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे आपराधिक कृत्य करार दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिस चावल का वितरण किया गया वो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं था। यह केंद्र सरकार की जांच के उपरांत लिखे एक पत्र के माध्यम से सामने आया है। यह इंसानियत और मानवता को तार तार करने वाला एक आपराधिक कृत्य भी है। दरअसल भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक प्रभाग ने चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय के खाद्य और जन वितरण विभाग के स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीजन ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजी गई चिट्ठी में कहा है कि बालाघाट और मंडला जिलों में 4 गोदामों और एक फेयर प्राइस शॉप से चावल के 32 नमूने लिए। इनकी जांच NABL से मान्यता प्राप्त सेंट्रल ग्रेन्स एनालिसिस लेबोरेटरी में हुई। चिट्ठी में कहा गया कि मध्य प्रदेश के 2 आदिवासी जिलों से लिए गए चावल के नमूनों की जांच से सामने आया कि इंसानों के खाने के लिए सही नहीं है और एक कैटेगरी में आते हैं, यानी ये अनाज सिर्फ मवेशियों के खाने के लिए ही फिट हैं। ये अस्वीकृति सीमा से बाहर और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के PFA मानकों के मुताबिक भी नहीं थे। यह फीड 1 की श्रेणी में आते हैं, जो कि बकरी, घोड़े और भेड़ जैसे पशुधन के लिए ही उपयुक्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नदी में बहते मिले पीएम जनधन योजना के हजारों एटीएम कार्ड। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना के हजारों एटीएम कार्ड बोरियों में भरकर नदी में बहाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैतूल के भीमपुर से सटी एक पहाड़ी नदी में एटीएम कार्डों से भरी 5 बोरियां दिखने के बाद हड़कंप मच गया है। लोगों ने बहते पानी से निकाले बाहर। जब स्थानीय लोगों ने पानी में बहते हुए एटीएम कार्ड देखे तो अचरज में पड़ गए। लोगों ने बोरियों में भरे एटीएम कार्ड पानी से बाहर निकाले
निकाले तो ये सभी कार्ड भीमपुर के सेंट्रल बैंक ब्रांच के पाए गए। इन कार्ड्स में से कुछ पर ही चिप थी और अधिकतर कार्ड बिना चिप के थे। कार्ड्स पर बाकायदा उपभोक्ताओं के नाम भी हैं। उपभोक्ताओं तक समय पर नहीं पहुंचाए गए हो सकता है कि इन सभी कार्ड्स को उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचाया नहीं गया हो, जिसके चलते इनकी वैधता खत्म हो चुकी हो। लेकिन नियमों के अनुसार बिना वैधता वाले एटीएम कार्डों को एक निश्चित प्रक्रिया के तहत डिस्पोज किया जाना चाहिए, जो शायद नहीं किया गया और उन्हें कचरे की तरह नदी में बहा दिया गया। बैंक अधिकारियों से पूछताछ, मचा हड़कंप। पानी में इतने कार्ड बहते मिलने को लेकर इस मामले में सेंट्रल बैंक भीमपुर ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना से बैंक के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े रहे हैं। बैंक के कुछ अधिकारियों तक बात पहुंचने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पहले भी विवादों में रही है ब्रांच। सेंट्रल बैंक की भीमपुर ब्लॉक की ब्रांच पहले भी विवादों में रही है। कभी फर्जी लोन के मामले में तो कभी आदिवासियों से ठगी के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक जनधन योजना से जुड़ा मामला सामने आने पर इसकी उच्च स्तरीय जाँच होने की पूरी संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन की 10 सितंबर को यूपी विधान भवन घेराव की चेतावनी। जी हां दोस्तों, एक तरफ किसान यूरिया की कालाबाजारी, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने, आवार पशुओं से फसल को नुकसान जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार के अधिकारी किसानों की परेशानियों की तरफ से आंख मूंदे बैठे हैं। यहाँ तक कि जिम्मेदार सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी के फोन तक यह लोग नहीं उठाते हैं। इससे नाराज भारतीय किसान यूनियन ने उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं होने पर 10 सितंबर को किसान अपने मवेशियों के साथ विधान भवन के बाहर डेरा डाल देंगे। भारतीय किसान यूनियन ने सरकारी मशीनरी की टाल मटोल की नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की है कि यदि जिला प्रशासन व पुलिस थाने से लेकर कप्तान तक के लोग आम जनता का फोन नहीं उठाते हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के सरकारी फोन मोबाइल तत्काल सरकार बंद करे और इस अधिकारियों को अपने निजी पैसे से फोन रखने को कहा जाए। किसान यूनियन ने मांग की है कि हमें साफ साफ बताया जाए कि अधिकारी कब और किस समय जनता का फोन उठाएंगे। भाकियों ने समस्या का समाधान सरकार 10 सितंबर से पहले ही करने की मांग करते हुए कहा है कि उनकी मांगे समय रहते नहीं सुलझाई गई तो 10 सितंबर को भाकियों के नेतृत्व में किसान विधानसभा पर अपने मवेशियों के साथ प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने बताया कि लखनऊ में हुई भाकियों की बैठक में एक मत से किसानों ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी, गन्ना भुगतान न होने, आवारा पशुओं से नुकसान, मोटरसाइकिल पर मास्क न लगाने वालों से की जा रही अवैध वसूली, थाने से लेकर कमिश्नर तक के ऑफिस में बिना पैसे के काम नहीं होने के चलते किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गया है। अदालत में नायब तहसीलदार, उप जिलाधिकारी और मंडलायुक्त उन्हीं मुकदमों के सुनते हैं जिसमें पीड़ित पैसे दे देता है, अन्यथा किसी भी परेशान व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है। ब्लॉकों में व्याप्त भ्रष्टाचार, सहकारी विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, जो गरीब जनता से संबंधित सब जगह एक जैसे हालात हैं। सूडा डूडा ब्लॉकों द्वारा ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं में बिना पैसे के किसी भी व्यक्ति के काम नहीं हो रहे हैं। साधन सहकारी समिति से लेकर ग्रामीण बैंक और जितने भी बैंक हैं, किसी भी व्यक्ति किसान का काम बैंकों में जैसे कृषि ऋण लेना, पशु ऋण लेना टेढ़ी खीर हो गया है। किसान सम्मान निधि में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर हम 10 सितंबर को विधान भवन और लोक भवन के गेट के सामने बैठकर सरकार और उनके अधिकारियों से सवाल पूछेंगे कि आखिर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री के सहयोगी अधिकारी अगर भ्रष्ट नहीं है तो किसानों और जनता के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। भाकियों नेताओं का कहना था कि किसान यह भी जानना चाहता है कि प्रदेश में धान की खरीदारी के कितने क्रय केंद्र खोले जाएंगे और कहां-कहां खोले जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी बोली, राज्यों में लॉकडाउन को केंद्र अकेले नहीं कर सकता है तय। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यों में लगने वाले लॉकडाउन को केंद्र अकेले नहीं तय कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लागू करने वाली अथॉरिटी है और उसे अवश्य विश्वास में लिया जाना चाहिए। ममता ने आगे कहा, एक जिला प्रशासन जमीनी हकीकत को जानता है, यह हमारे संघीयता का आधार है, इसीलिए सभी को जरूर सहयोग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य में मेट्रो सर्विस शुरू करने के बारे में कहा। मुख्य सचिव और उनके कार्यालय की तरफ से लॉजिस्टिक्स को पालन कराने पर काम कर रहे हैं और इस महीने की 15 तारीख तक मेट्रो सेवा शुरू करने के बारे में आखिरकार फैसला कर लिया जाएगा। इससे पहले ममता ने कहा, कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हालात के चलते पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 75% परीक्षार्थी जेईई की परीक्षा नहीं दे पाए। जीएसटी को लेकर ममता का पीएम को खत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्यों को जीएसटी
राजस्व की क्षतिपूर्ति से वंचित करना संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर राज्यों और केंद्र के बीच के विश्वास को नहीं तोड़ने का अनुरोध करते हुए बनर्जी ने उनसे कहा, राज्यों को जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति से वंचित करके देश की संघीय राजनीतिक व्यवस्था को असहनीय पहुंचाएं। बनर्जी ने 4 पन्नों के पत्र में लिखा है, माल एवं सेवा कर की जटिलताओं से मैं बहुत दुखी हूं, जो राज्यों के प्रति भारत सरकार के विश्वास और नैतिक जिम्मेदारी के उल्लंघन जैसा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लिखा कि सहमति के फॉर्मूले के तहत कर लगाने के अधिकार को छोड़ने के लिए जीएसटी संग्रहण में आने वाली कमी की अगले 5 साल तक पूरी भरपाई का वादा किया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी नेता के स्कॉर्पियो में से मिली सैकड़ों लीटर शराब, जिलाध्यक्ष समेत 7 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता की गाड़ी से सैकड़ों लीटर शराब बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व शराबबंदी वाले राज्य बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा कन्हौली सड़क के पास NH 77 पर पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को जाँच के लिए रोका था। इस स्कॉर्पियो में लोजपा के युवा जिलाध्यक्ष मनीष कुमार मधुकर मौजूद थे। इसी गाड़ी से 224 लीटर शराब पकड़ा गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को भी इसी मामले में पकड़ा है। इस मामले में लोजपा जिलाध्यक्ष समेत कुल 7 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। पुलिस को अंदेशा है कि पकड़े गए सभी लोग शराब की तस्करी में शामिल हैं। इन सभी को पकड़ने के बाद सोनबरसा के थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पकड़े जाने के बाद सभी लोग अपना नाम पता गलत बता रहे थे, लेकिन पुलिस ने पूरी छानबीन के बाद इनकी कुंडली खंगाल डाली और सभी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू की वर्चुअल रैली से पहले चिराग पासवान ने बुलाई एलजेपी नेताओं की बैठक, कर सकते हैं कोई बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार के 7 सितंबर को होने वाले निश्चित संवाद से पहले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने 6 सितंबर को दिल्ली में बिहार संसदीय दल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। मालूम हो कि सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान एनडीए में लगातार दबाव बना रहे हैं। वहीं सिर्फ जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार उतारने की चेतावनी भी दी है। लगातार नीतीश कुमार को कर रहे टारगेट। इतना ही नहीं, चिराग पासवान इन दिनों एक प्लांट नीति के तहत सीएम नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर घेर रहे हैं। चाहे कोरोना का मुद्दा हो, बिहार में बाढ़ का मुद्दा हो, बिहार में विकास और रोजगार का हो, चिराग पासवान हर मोर्चे पर सीएम नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार उनके एक भी आरोपों का खंडन करते नहीं दिखते हैं। जेडीयू एलजेपी आमने सामने। पिछले दिनों तो बात इतनी बढ़ गई थी कि एलजेपी और जेडीयू नेता आमने सामने आ गए थे और मीडिया में एक दूसरे की जमकर फजीहत की थी। जेडीयू नेता और सांसद लल्लन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बताते हुए कहा था कि वो जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं, जिसके बाद एलजेपी प्रवक्ता ने उन्हें सूरदास कहते हुए जमकर हमला बोला था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार 195 सीटों पर राजद कांग्रेस लड़ सकती है चुनाव। महागठबंधन में सहयोगी दलों को 48 सीट देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के बाद माना जा रहा है कि राजद कांग्रेस 195 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक महागठबंधन में सहयोगी दलों को 48 सीटें दी जाएंगी। हालांकि महागठबंधन में कितनी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं महागठबंधन से अलग हुए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा चीफ मांझी गुरुवार को एनडीए में शामिल हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मांझी के एनडीए में जाने के ऐलान पर आरजेडी ने ली चुटकी, कहा यहां डुबो चुके हैं अब वहां डुबोने गए हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से पाला बदलने का फैसला कर लिया है। ये तो काफी पहले से तय था कि मांझी सीएम नीतीश के भरोसे विधानसभा में अपनी नैया पार करवाने चाहते थे, लेकिन इसके ऐलान को लेकर मांझी लगातार सस्पेंस बना रहे थे। लेकिन अब मांझी ने क्लियर कर दिया है कि 3 सितंबर मांझी अब एनडीए के हो जाएंगे। जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाने पर राजद ने प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बहाना था, दरअसल एनडीए में जाना था। उन्होंने कहा कि मांझी जी को अपमानित किया गया था, तब वो हमारे साथ ही आए थे, हमने उनका सम्मान किया, अब फिर से गए हैं तो अस्थिर से वहां रहें। राजद ने मांझी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में महागठबंधन की पतवार तो मांझी जी के हाथ में ही थी, लेकिन उन्होंने इसे डुबा दिया। अब यहां डुबोने के बाद विधानसभा में एनडीए की नाव डूबने गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम के गृह जिले में मनरेगा में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, पैसे वाले लोगों ने बना लिया जॉब कार्ड। जी हां दोस्तों, सीएम के गृह जिले में मनरेगा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मामला रुई प्रखंड के चंदुआरा गांव की है, जहां मनरेगा के तहत होने वाले मनरेगा कार्य में भारी फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया है। बताया जाता है कि गाँव के बाहर से मजदूर भगवा कर मिट्टी भराई का काम कराया गया है और उनका पैसा उप मुखिया सहक वार्ड सदस्य संजय प्रसाद अपने परिवार में पत्नी, बेटे, भाई, माँ और
पूंजीपति मित्र को खाते पर पैसा मंगवाकर वितरण किया है। इतना ही नहीं, जिसके नाम से जॉब कार्ड बनाया गया है वह पूंजीपति भी बताया जाता है। इस दौरान ग्रामीण ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बताया कि गांव के ही जयश्री कुमार वार्ड सदस्य संजय प्रसाद का अपना भाई है। उनके पास 3 हार्वेस्टर मशीन, 2 ट्रैक्टर है, लेकिन इनके नाम में जॉब कार्ड बनाया गया है। इसी तरह से वार्ड सदस्य का मित्र अरविंद प्रसाद एवं उसके पुत्र नलिनी रंजन, वार्ड सदस्य संजय प्रसाद के पत्नी माधुरी कुमारी, बेटे हिमांशु राज, पूंजीपति भाई राजीव रंजन के नाम से जॉब कार्ड बनाकर राशि की निकासी की गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने डीएम को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम पर निशाना, कहा देश मोदी की बनाई हुई आपदाओं में फंसा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल ने बुधवार को देश में कोरोना के बढ़ते मामले, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। राहुल ने 6 मुद्दे गिनाए। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आम आदमी शायद जीडीपी का वित्तीय प्रभाव तो नहीं जानता, पर यह जरूर समझता है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, देशबंदी के डिजास्टर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताना सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि 6 साल से गिरती अर्थव्यवस्था का इल्जाम भगवान पर लगाना अपराध है। इसी अंधेर को आदमी की कमर टूटना कहते हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता ने 30 अगस्त को एक वीडियो रिलीज कर कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन इनफॉर्मल इकोनॉमी पर हमले के 3 बड़े उदाहरण हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, सरकारी दुकानों से लोगों को बांटा गया जानवरों के खाने का लायक चावल। जी हां दोस्तों, क्या पशुओं और इंसानों के खाने के लिए एक तरह का खाद्यान्न फिट हो सकता है? लगता है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसा ही समझती है। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के आदिवासी बहुत जिलों में घोड़ों और मवेशियों के खाने लायक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों में बांटा गया। ऐसा बालाघाट और मंडला जिलों में किया गया। इस आशय का पत्र भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक प्रभाग ने लिखा है। मंत्रालय के खाद्य और जन वितरण विभाग के स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीजन ने मध्य प्रदेश सरकार को ये पत्र भेजा है। पत्र 21 अगस्त को भेजा गया। इसकी प्रति आज तक इंडिया टुडे के पास मौजूद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 30 जुलाई और 2 अगस्त 2020 के बीच बालाघाट और मंडला जिलों में 4 गोदामों और एक फेयर प्राइस शॉप से चावल के 32 नमूने लिए। इनकी जांच NABL से मान्यता प्राप्त सेंट्रल ग्रेन्स एनालिसिस लेबोरेटरी में हुई। ये लैब भारत के साथ साथ सार्क के अन्य देशों के लिए भी रेफरल लैब है। मध्य प्रदेश के 2 आदिवासी जिलों से लिए गए चावल के नमूनों की जांच से सामने आया कि ये इंसानों के खाने के लिए सही नहीं है और एक कैटेगरी में आते हैं, यानी ये अनाज सिर्फ मवेशियों के खाने के लिए ही फिट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर बोले चिदंबरम, मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दो। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अर्थव्यवस्था में नरमी का कारण दैवीय घटना बताया था। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तीखी आलोचना की है। चिदंबरम ने कहा, मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दीजिए। चिदंबरम ने ये बात एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। पी चिदंबरम ने कहा, भगवान को दोष मत दो, असल में आपको तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। भगवान ने देश के किसानों को आशीर्वाद दिया है। कोरोना महामारी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप इस प्राकृतिक महामारी को मनुष्य निर्मित आपदा से जोड़ रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद 41वीं बैठक के बाद कहा था कि अर्थव्यवस्था असाधारण स्थिति का सामना कर रही है। यह दैवीय घटना है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में गिरावट तक आ सकती है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने इसी सप्ताह कहा था कि आर्थिक गतिविधियों में गिरावट दूसरी तिमाही में भी जारी रहने की आशंका है। मई और जून में जो तेजी देखी गई थी, ऐसा लगता है कि वह नदारद हो गई है। इसका कारण कुछ राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया जाना है। कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है। सकल घरेलू उत्पाद में इससे पिछले वर्ष 2019-20 की तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। अलग अलग रेटिंग एजेंसियों और इंडस्ट्री के जानकारों ने पहली तिमाही में जीडीपी में गिरावट आने के अनुमान दिए थे। इसकी साफ तौर पर वजह बताई गई कि कोरोना वायरस महामारी और उसको रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के चलते औद्योगिक उत्पादन गिरा है। देश में सकल घरेलू उत्पाद में बेतहाशा कमी आई है और रोजगार के आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, विपक्षी पार्टियों ने निर्णय को लोकतंत्र की हत्या कहा। जी हां दोस्तों, इस बार मानसून सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें प्रश्नकाल नहीं किया जाएगा। हालांकि शून्यकाल और दूसरी कार्रवाई सदन की अनुसूची के आधार पर आयोजित की जाएगी। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और टीएमसी की ओर से इस फैसले पर नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्र का ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है। थरूर ने आगे लिखा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन यह सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।